हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो यहाँ पे जो हमारी सीएपीएफ की सीरीज चल रही है उसका यहाँ पे ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हम 2018 से लेकर 2023 तक के जितनी मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन आए हमारे यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम में वो हमने सारे यहाँ पे कवर कर रखे हैं। और अब हम क्या आते हैं नेक्स्ट जो 2017 के एग्जाम है वहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं पिछले मतलब 10 सालों में वो यहाँ पे कवर करेंगे, तो वो सारे के सारे आप देख लेना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मान लो जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो तो वही सिमिलर रहते हैं और उसी से क्या कहते हैं एक तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन मतलब कर पाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली जो अगला हमारा एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसके भी आप ऑलमोस्ट 12 to 13 क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट जो ये हमारा पेपर था इसमें यहाँ पे 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप सोच सकते हो 20 क्वेश्चन कितने यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट 40 मार्क्स दे सकते हो और 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं आपके। एक तो आपका मतलब पेपर वन क्लियर करने में, फिर आपको मेरिट इन कराने और मेरिट के टॉप में आने के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर साथ में हमारे चैनल पे हमारी जो बाकी सीरीज चल रही है वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे अब आप देख सकते हो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, और यहाँ पे इकोनॉमी, केमिस्ट्री, फिर डिफेंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारी जो हमारी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अब तक की नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यूपीएससी के यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम्स है उसमें क्या होता है जो सिमिलर तरीके के यहाँ पे टॉपिक होते हैं वो यहाँ पे रिपीट होते रहते हैं। तो और बहुत बार यूपीएससी जो ऑप्शन से एक नया क्वेश्चन यहाँ पे बना देता है, तो हमने यहाँ पे हर एक जो ऑप्शन है बहुत अच्छे से कवर भी करा है। और साथ में हमारे जो सीडीएस के पीवाईक्यूज है उसके भी मतलब पिछले 10 जो हमारे पेपर्स थे वो उसके भी हमने भी यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वो भी आप जाके देख सकते हो। चाहे आप मतलब सीएपीएफ की प्रिपरेशन करो, चाहे सीडीएस की या फिर एनडीए की, आपके लिए जो दोनों यहाँ पे एग्जाम्स है सीएपीएफ और सीडीएस के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है पीवाईक्यूज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको एक तरीके से स्कोर बूस्ट कर देंगे। अगर आप अभी मान लो टारगेट कर रहे हो 140 के आसपास का, तो इजीली आपको 150 के आसपास लेके जा सकते हैं, 150 के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देख लो, ताकि आपके यहाँ पे थोड़ा सा और बेनिफिट हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप यहाँ पे शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, अपने जो भी आपके साथ लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनका भी यहाँ पे फ़ायदा हो सके और वो भी पेपर क्लियर कर पाए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो आया था सीएपीएफ 2017 में, तो ये हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस। तो अगर आपको पता नहीं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो ये बताए तो मान लो क्या होता है, आपके पास 1000 रुपीज़ है। अब 1000 रुपीज़ आपने बैंक में जमा करें, तो क्या हो रहा है कि पहले मान लो जिस सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है कि मान लो हर साल आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये पहले साल क्या हो जाएगा, पहले साल रहेगा ये आपका 100। तो अब 100 मतलब पहले साल बाद अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट अमाउंट हो गया आपका 1100। पर सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, फिर भी आपका जो यहाँ पे पहला पेरेंट अमाउंट था उसी पे क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो उसी में आपको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब पहले भी 100 था पहले ईयर में, अगर यहाँ पे फर्स्ट ईयर में भी 100 था, और सेकंड ईयर में भी क्या होगा, सिर्फ 100 ही मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1200, फिर थर्ड ईयर में भी 100 मिलेगा और ये हो जाएगा अपना 1300। तो ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताऊँ तो हमारा होता है सिंपली पी आर टी अपॉन 100। तो पी हो गया हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आर हो गया यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट की, यहाँ पे जैसे 10% था वहाँ पे कितना है, टी होगा कितना टाइम पीरियड, 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसा। फिर हम आते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि मान लो हमारा सिंपली यहाँ भी हम 1000 मनी लेके चल रहे, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अब पहले था हमारे यहाँ पे 1000 में इन्वेस्ट करा और यहाँ भी लग रहा है कितना 10% का इंटरेस्ट। तो अब फर्स्ट ईयर में कितना हो गया, ये फर्स्ट ईयर में हो गया हमारा 1100। तो अब क्या होगा, अब जो अगले साल में हमारे यहाँ पे 10% लगेगा, वो 10% हमारा इस अमाउंट में लगेगा जो अभी हमारा 1 साल बाद हो चुका है। तो यहाँ पे 10% कितना हो गया, ये हो गया हमारा 110। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया हमारा 1210। अब जो अगला यहाँ मतलब ये हो गया हमारे सेकंड ईयर में। तो अब जो यहाँ पे थर्ड ईयर में लगेगा वो इस पे लगेगा। अब इस पे 10% कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया हमारा 121। तो ये हो गया अगला। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आप सिंपली ऐड कर दोगे, तो ये हो गया हमारा 1331। तो इस तरीके से अभी हमारा जो इंटरेस्ट है ये चलता रहेगा आगे आगे। तो अगर हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करें, तो अगर हम जैसे मतलब सीधा फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है यहाँ पे पी 1 + r/100, और ऊपर ये पावर आती है एन। अभी एन क्या होता है, एन होता है हमारा ईयर, मतलब जो टाइम पीरियड है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो जो हमारी ये एस आई आता है, ये आता है टोटल एस आई, मतलब जितना आपका प्रॉफिट हो, मतलब यहाँ पे सी आई जो आ रहा है ये इतना आ रहा है कि आपको जो मतलब आपका जो प्रॉफिट हो रहा है प्लस आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आपको सिर्फ यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मतलब सिर्फ की प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट था पी वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये आएगा हमारे यहाँ पे प्रॉफिट। तो हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि 2 साल के लिए हमने कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करा, वो हमने पी मान लिया क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है। 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो इन दोनों का डिफरेंस था वो क्या है 60। अगर आप जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस क्या रहा है, यहाँ पे 1200
और 2 साल पे यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1210। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का क्या है, यहाँ पे 10 रुपीज़ का डिफरेंस है। इसी तरीके से हमने कुछ और अमाउंट किया, कुछ और इंटरेस्ट रेट पे, उसका डिफरेंस क्या है, उसका डिफरेंस है हमारे यहाँ पे 60। उसके बाद क्या दे रखा है कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लगाते हैं तो वो कितना रुपये अमाउंट हो रहा है, वो जा रहा है हमारा 1440। तो सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला हमारा ये था। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 1440 इज इक्वल टू, अब प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें नहीं पता, पर टाइम पीरियड कितना है 2, और हमारा क्या है जो नीचे 100 है वो आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब हमें पी और आर, मतलब सिंपली पी आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पी आर। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 720 से कट, और ये हो जाएगा हमारा 72,000 रुपीज़। तो अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास आई है पी आर की वैल्यू। अब अगर हम देखें, हमारे पास एक अलग फॉर्मूला होता है, वो आपको बता, मतलब यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपको 2 साल के लिए सी आई और एस आई के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये हो जाता है 2 साल के लिए, जब आपको 2 साल का डिफरेंस निकालना है। जैसे यहाँ पे भी पूछ रखा है 2 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे अगर 2 साल का होगा तो हो जाएगा पी फिर आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, या फिर इसे आप कैसे लिख सकते हो, पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो। और ये है 2 साल के लिए। अगर सिमिलरली आपसे पूछा जाए कि अगर 3 साल के लिए आपको निकालना है तो कितना होगा, तो यहाँ पे 3 साल के लिए लिख देता हूँ। 3 साल के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे पहले पी, फिर सिंपली वही आर अपॉन 100 का स्क्वायर, और उसके बाद हमारा एक अलग से आएगा, वो होगा आर अपॉन 100 प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 साल के लिए, अगर आपसे 3 साल के लिए पूछे। तो सिंपली अब हम ये वाला इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 साल के लिए पूछा है। वरना आप चाहो तो यहाँ पे सिंपली जब आपका यहाँ से पी आर आ गया, तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, पर वो लेंदी होगा। मैं आपसे बोलूँगा कि ये फॉर्मूले याद कर लो, ताकि आपका जो क्या कहते हैं आंसर होगा बहुत जल्दी आ जाएगा और एक्यूरेट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो अमाउंट है वो है 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इक्वेट कर देंगे 60 से, यहाँ पे कर देंगे 60 इज इक्वल टू, अब हमें सिंपली यहाँ पे रखना है। अब जैसे हमारे पास क्या है पी आर स्क्वायर अपन 100, अब हमारे पास यहाँ पे पी आर की तो वैल्यू है, ये क्या है, ये है पी आर। तो पी आर की एक वैल्यू मतलब पी आर आ गया, और एक आर अलग से बच गया, और अपॉन 100। तो पी आर की वैल्यू कितनी, 72,000। यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू 72,000 अपॉन यहाँ पे 200 रख लेता हूँ, और क्या हो गया इंटू आर। तो अब देखो यहाँ पे 2 जीरो ये कट गए। अब हम क्या कहते हैं सिंपली कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे ये भी काट दिया। अब हमें आर निकालना है, तो आर ये हो जाएगा हमारा 600 अपॉन 72। फिर अगर हम देखें 12 की टेबल में, 12 की टेबल में आएगा यहाँ पे 50, और 12 की टेबल में आएगा यहाँ पे 6। फिर देखिए 25/3। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, आर की वैल्यू हमारे यहाँ पे 25/3। 25/3 मतलब अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 8/1/3। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 8/1/3%। तो आई होप सो आपको ये जो चीज़ है यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले दोनों याद रख लेने हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें। और अगर एक और बार आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आपसे पूछा जाता है, हम क्या कहते हैं बहुत बार होता है कि क्वार्टरली या हाफ ईयरली, तो क्या होता है, जैसे बहुत बार पूछा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली लग रहा है, कि मतलब हर 3 महीने में लग रहा है, या फिर हाफ ईयरली लग रहा है हर 6 महीने में लग रहा है। तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे जैसे अगर मान लो क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में लग रहा है, मतलब कितने, एक साल कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वो हो रहा है हमारे 4 पार्ट में डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन को सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 1 + r/100। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 4 पार्ट में हो जा रहा है डिवाइड। फिर क्या करेंगे, एन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4n। इसी तरीके से अगर आपसे 2 में बोलता कि हाफ ईयरली हो रहा है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2n हो जाता, और यहाँ पे 100 × 2 हो जाता। तो ये आपको ये जो पूरा फॉर्मूले अच्छे से आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस तरीके से आपके क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली बनेगा यहाँ पे इस पेपर में। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी सी डी ई एंड एफ कंपेयर देयर मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फाउंड दैट ए ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स। तो सिंपली यहाँ पे पहले पता चल गया कि ए के मार्क्स हमारे हाईएस्ट हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है बी ऑब्टेन मोर मार्क्स देन डी। तो अब क्या है, बी के मार्क्स हमारे डी से ज़्यादा हैं, पर बी के मार्क्स सिर्फ डी से ज़्यादा है। अभी हमें बाकियों का नहीं पता कि ए से ज़्यादा या किससे ज़्यादा, मतलब ए से तो ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ए यहाँ पे सब फर्स्ट नंबर पे है। पर बाकी हमारे जितने भी यहाँ पे 3 लोग बचे, उनसे अभी कंपेयर नहीं है। फिर आगे हमारा सी ऑप्टेड मोर देन एटलीस्ट 2 अदर्स। अब सी के मार्क्स 2 लोगों से ज़्यादा हैं। अब वो 2 लोग ये बी और डी भी हो सकते हैं, यहाँ पे मान लो बी आ गया और इस तरफ से यहाँ पे डी आ गया। फिर यहाँ पे अगला क्या है, ई हैड नॉट ऑप्टेन द लोएस्ट मार्क्स। तो ई हमारा लास्ट नहीं है, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि ई एफ हो जाए। एक हमारे ये चांस बन सकता है कि मान लो हमने यहाँ पे बी डी रख दिया, तो ऐसा हो सकता है कि ई एफ हो जाए। अगर ऐसा नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ई इन दोनों के बीच में आ, तो बी और डी के, कि मान लो यहाँ पे सी आ गया, फिर यहाँ पे आ गया आपका बी, फिर यहाँ पे ई आ गया, फिर यहाँ पे डी आ गया,
फिर मान लो लास्ट एफ है या फिर एफ भी कहीं बीच में आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभी हमें बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी मतलब हमारे डायरेक्टली जो सिनेरियो वो नहीं बन रहा। फिर आता है हमने स्टेटमेंट पे कि हमें इन दोनों में से कौन सी क्वेश्चन यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। दोनों यूज करके निकाल सकते हैं या फिर किसी से भी नहीं निकलेगा। तो पहला है हमारे यहाँ पे एटलीस्ट टू मेंबर्स ऑब्टेन लेस मार्क्स देन सी। तो ये सिंपली हमारा जो यहाँ पे दे रखा है वही है कि सी ऑब्टेन मोर मार्क्स देन एटलीस्ट टू। तो ये सही मतलब सिंपली वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करिएगी, तो इससे हम बिल्कुल ही वाला आंसर जो है वो नहीं आएगा। फिर अगला हमारे यहाँ पे ई एंड एफ ऑब्टेन द सेम मार्क्स। तो अब क्या हो रहा है, अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हो कि या तो ई के साथ मतलब ई के कम होंगे या फिर एफ के कम होंगे। पर यहाँ पे एक चीज दे रखे कि ई हैड नॉट दी ऑब्टेन द लोएस्ट मार्क्स, मतलब ई लास्ट में नहीं है। अब जब ई और एफ के मार्क्स इक्वल है तो ऑब्वियसली ये भी डिसाइड हो गया कि एफ भी लास्ट में नहीं है। तो अब हमारे पास बचा क्या, ऑब्वियसली अब डी बचा हमारे पास। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए के मार्क्स यहाँ पे ऑब्वियसली मैक्सिमम है। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है यहाँ पे सी के मार्क्स आ रहे हैं। अब सी के मार्क्स किसी भी मतलब कम से कम दो लोगों से बड़े हैं। अब दो लोग वो कुछ भी हो सकते हैं। फिर अब क्या हो रहा है, अब आ रहा है हमारे यहाँ पे बी। अब यहाँ पे बी ई और एफ, यहाँ पे बी ई और एफ में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर हमारा लास्ट ऑब्वियसली डी ही आएगा क्योंकि ई और एफ के दोनों के मार्क्स हमारे लास्ट नहीं है। तो इससे अब हम देखते हैं विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द वन विद द लोएस्ट मार्क्स। तो सिंपली जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट टू, इससे हम जो हमारा क्या था लोएस्ट मार्क्स है डी के, वो हम यहाँ पे इजिली निकाल पा रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके जो क्वेश्चन है सिंपली आपको ऐसे मतलब थोड़ा बना के चलना होता है कि आपके जितने भी यहाँ पे सिनेरियो बन रहे हैं आपको सब मान के चलने हैं और अपनी तरफ से मतलब दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन बन सकते हैं क्या क्या नहीं बन सकते। तो ये बहुत मतलब एक तरीके से मतलब इजीली क्वेश्चन है, आप ये कर पाओगे। फिर हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू men सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे सिंपली बना लेते कि ये एक ए है, ये बी है। यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस दे रखा है वो 72 किलोमीटर। फिर दे रखा है द फर्स्ट मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अब जो ए की स्पीड है वो दे रखी है यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर, वाइल द सेकंड वॉक्स 2 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 2.5 किलोमीटर इन द सेकंड आवर, 3 किलोमीटर इन द थर्ड आवर। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है जो ए की है वो तो हमारी जो स्पीड है वो एकदम फिक्स्ड है, पर जो बी की स्पीड है वो वेरी कर रही है कि पहले 2 है, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, इस तरीके से ये बढ़ती रहेगी। अब इन्होंने ये पूछा है द टू मैन विल मीट एट। तो अब जो दो मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं पे जाके अब आपस में इस तरफ मूव हो रहे हैं, तो क्या होगा कहीं ना कहीं जाके तो वो मिलेंगे। तो वो किस जगह पे मिलेंगे वो हमें बताना है। तो हम सिंपली यहाँ पे लेके चलते हैं। मान लो अब ये मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है आपको ऑप्शन से यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हो क्या रहा है कि मान लो आप क्या दो तरीके से पहले हम लेते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे 8 आवर्स की बोल रहे हैं कि 8 आवर्स में मिल रहे हैं, तो अगर 8 आवर्स में हम लेके चले तो क्या हो रहा है 8 4 से 32। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ए है वो 32 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। फिर अब हमें निकालना है कि बी कितना ट्रैवल कर रहा है। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे क्या तो जो एपी है एपी का सम करेंगे। एपी का सम क्या होता है, वो होता है n/2, 2a प्लस एन माइनस वन और यहाँ पे डी। तो ये एपी का सम होता है, हम यहाँ पे लगा देंगे। एन क्या है, एन है हमारा 8, मतलब 8 आवर की बात हो रही है कि 1 आवर से लेके 8 आवर्स तक। तो एन हो गया कितना हमारा 8, अब 8/2। फिर 2a, ए क्या है मतलब जो फर्स्ट स्पीड है, मतलब फर्स्ट स्पीड क्या है 2, तो यहाँ पे हो गया 4। फिर प्लस n-1, एन एन कितना है 8 7, मतलब 8 है तो 8 - 1 7, और इंटू 0.5, क्योंकि हर एक मतलब यहाँ पे डिस्टेंस मतलब इन दोनों के जो गैप कितना है वो यहाँ पे 0.5, तो ये 0.5 हो गया। तो अब हमें ये सॉल्व करना है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4 प्लस 3.5, मतलब ये हो गया 7.5 इंटू 4, तो ये हो गया 30 किलोमीटर्स। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि 32 और 30 इज इक्वल टू यहाँ पे 72 नहीं होते, तो ये ऑब्वियसली हमारा आंसर नहीं है। पर इससे आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि ये 8 से ज़्यादा ही होगा। तो अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 8 से एक ज़्यादा हम लेके यहाँ पे ट्राई करते हैं कि मान लो अगर 9 किलोमीटर्स पे, मान लो 9 आवर्स के बाद उनका क्या डिस्टेंस रह जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 9 किलोमीटर्स में मतलब 9 आवर्स में ये एक कवर कर लेगा यहाँ पे 36 किलोमीटर्स। अब सिंपली हमें इसमें कुछ नहीं करना, बस एन की जगह पे यहाँ पे 9 पुट कर देना है। तो यहाँ पे आ गया 9/2, फिर 2a मतलब 4 प्लस 8, मतलब 9 - 1 हो गया 8, और डी की वैल्यू होगी 0.5। तो अब यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पे अंदर से काट लेते हैं। ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया यहाँ पे 4। फिर 9, 2 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 0.5, ये भी कितना हो जाएगा 2, तो 2 + 2 4, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 36। अब आप देख सकते हो कि 9 आवर्स बाद क्या हो रहा है, ये दोनों 36 किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एक्जैक्टली बीच में मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 36 कितना हो रहा है 72 हो रहा है। अगर ये नहीं आता तो आपको पता चल जाता कि मान लो अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ये 40 कर रहा है और ये मान लो उसको कर रहा है 32, तो आपको क्या पता चल जाता कि हम ए से ज़्यादा आगे जा रहे हैं, मतलब हम बी की तरफ कहीं पे मिलेंगे। अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो हम ए की तरफ कहीं पे मिलते।
तो यहाँ पे सिंपली आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो ऑलमोस्ट दोनों इक्वल कर रहे हैं, तो ये एकदम बीच में जाके मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो मिडवे मिलेंगे बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। तो अब यहाँ पे दे रखा है सिंपली हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें है हमारे पास पहले से कुछ चीज़ें फिक्स्ड है। अब मान लो जैसे इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेट लेके चलना पड़ता है, वो बहुत सिंपल हो जाता है, पर अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे करना क्या है। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास कुछ लेंथ दे रखी है और यहाँ पे कुछ ब्रेथ है। तो अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। पर अब हमें क्या करना है, अब इसका जो लेंथ है वो हमने बढ़ा दिया, मतलब कितना 60% बढ़ा दिया, मतलब हो क्या गया, अब वो क्या 1.6 टाइम्स ऑफ लेंथ। अब हमें ब्रेथ इतना कम करना है कि मान लो अब हमें क्या करना है, ब्रेथ में से कुछ हमें वैल्यू घटानी है, वो ऐसे मान के चलते हैं हम अभी कि वो जो टोटल वैल्यू वो कितनी हो जाए, वो वापस से जो हमारा पहले का एरिया था एल इंटू बी उसके बराबर हो जाए। तो अब इसमें सबसे सिंपल हमें क्या करना होगा, सिंपली आप जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप ले, मतलब सबसे इजी कैलकुलेशन वैल्यू लेके चलोगे, वो ज़्यादातर क्या होती है 10 इंटू 10। अब आपको पता होगा कि आपका स्क्वायर भी क्या होता है, एक तरीके का आपका रेक्टेंगल ही होता है, बस जिसकी साइड्स आपकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो दोनों इक्वल होती हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें क्या है, जो हमारी टोटल एरिया है वो कितना है, वो हो गया हमारा 100। अब यहाँ पे क्या देखा, जो हमारी लेंथ है वो हमने 60% बढ़ा दी, तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारी यहाँ पे 16। अब हमें क्या करना है, अब ब्रेथ कुछ कम करनी है, वो हमें नहीं पता ब्रेथ कितनी कम करनी है, पर हमने यहाँ पे सिंपली बी लेके चल दिया। और अभी भी जो यहाँ पे टोटल एरिया है वो कितना है, वो अभी भी 100 है। तो अब हमें सिंपली जो ये बी की वैल्यू, यहाँ से बी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं 4 से कटेगा यहाँ पे 25 और ये 4, तो ये आ गया यहाँ पे 25/4। अब यहाँ पे देखते हैं 4 के टोल में ये आ जाएगा हमारा 6 ये हो जाएगा यहाँ पे 6.25। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास पहले कितनी लेंथ, पहले कितनी ब्रेथ थी, ब्रेथ थी हमारी पहले 10, अब कितनी हो जा रही है, अब हो जा रही है वो 6.25। तो अब यहाँ पे सिंपली आपको पता चल रहा होगा कि हम कितनी कम कर रहे हैं, हम यहाँ पे कम कर रहे हैं 37.5। अगर यहाँ पे हम सिंपली 100 लेके चले, तो 100 से यहाँ पे 62.5 हो गई। तो हम कम कितनी कर रहे हैं, कम कर रहे हैं यहाँ पे 37.5%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन मतलब बहुत इजीली कर पाओगे अगर आप वैल्यू लेट लेके करोगे तो। वरना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वरना सिंपली आप कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हो कि लेंथ, मतलब जो भी लेंथ और ब्रेथ है, फिर हमने क्या करा, हमने इसको 1.6 टाइम कर दिया कि 1.6 टाइम्स ऑफ बी। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे x टाइम्स ऑफ, नहीं लेंथ, मतलब ये हमारा लेंथ है 1.6 टाइम्स ऑफ लेंथ और फिर x टाइम्स ऑफ बी। अब ये वैल्यू हमारे क्या हालत है, सिंपली क्या होगा, अब हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, लेंथ से क्या हालत है, यहाँ पे कट जाएगा, ब्रेथ से ब्रेथ कट जाएगा, अब x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/1.6। अब ये पूरी कैलकुलेशन करोगे तो उससे भी आप बहुत इजीली आंसर निकाल पाओगे, और हमारा जो ऑप्शन ए है 37.5 ये करेक्ट है। पर सबसे मोस्ट रिस्क, मतलब यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है, यहाँ पे जो भी होगा आप लेट लेके चलो, जो भी यहाँ पे इजीएस्ट वैल्यू आप लेट कर सकते हो इजीली कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो आप लेके चलना, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है बहुत जल्दी निकला है और करेक्ट निकला है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पाइप से। तो यहाँ पे दे रखा है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 16 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तो ए को लग रहे हैं हमारे यहाँ पे 12 मिनट्स, बी को लग रहे हैं 16 मिनट्स। फिर दे रखा है यहाँ पे, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 9 मिनट्स। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ए और बी, हमने दोनों को कुछ, मतलब कुछ अमाउंट टाइम के लिए एक साथ ओपन करा, मान लो हमने एक्स मिनट्स के लिए यहाँ पे क्या करा, एक साथ ओपन करा। उसके बाद एक्स मिनट्स बाद हमने बी बंद कर दिया और फिर ए सिर्फ काम करता रहा, कि मान लो अब एक्स मिनट बाद मान लो वाई मिनट के लिए सिर्फ यहाँ पे ए काम करता रहा। पहले क्या कर रहा था, पहले ए और बी दोनों काम कर रहे थे, अब यहाँ पे सिर्फ ए काम करेगा। और अब जो एक्स प्लस वाई जो हमें मिनट्स है वो कितना है, वो हमारे पास दे रखा है कि टोटल मिनट्स कितने, टोटल मिनट्स यहाँ पे 9। तो एक्स प्लस वाई की क्या वैल्यू है, वो है हमारे पास 9 मिनट्स। तो ये सिंपली हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है कि कितने मिनट्स बाद हमने बी को बंद करा। तो इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे सिंपल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको ए और बी का क्या करना है, आपको दोनों का एवरेज लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एवरेज होता है, एवरेज कैसे निकालोगे, सिर्फ जो बड़ा वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर करके, 16 टू 32, तो 12 के टेबल में नहीं आता। फिर 48 12 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे हो गया 48। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 48, ये हो गया टोटल वर्क। अब यहाँ पे ए एक, मतलब 1 घंटे में 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, अब यहाँ पे करने सिंपली 48 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। और बी कितना काम कर रहा है, बी कर रहा है 3। तो ये हो गया यहाँ पे टोटल वर्क, ये आ गया 1 मिनट का वर्क।
अब सिंपली आपको पता चल गया कि हर मिनट में यहाँ पे कितना काम हो रहा है, हर मिनट में अगर दोनों मिलके काम करें तो 7 हो रहा है, ए करेगा तो 4 हो रहा है, बी करेगा तो 3 हो रहा है। अब सिंपली आप क्या कर सकते हो, सीधा ऑप्शन से यहाँ पे एलिमिनेट करना शुरू कर सकते हो। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे पहला दे रखा है हमें 3.5 मिनट के लिए दोनों दोनों ने साथ मिलके काम करा। मतलब जैसे मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो सिंपली हमें ये पता है कि टोटल 9 मिनट्स है। अब हमें ये तो पता ही है कि ए तो हमें टोटल 9 मिनट्स के लिए काम कर रहा है। तो ए का क्या हो गया, 9 फोर जा 36। तो ए ने अपना 36 जो वर्क है वो कर लिया। अब कितना वर्क बचा, बचा 12 वर्क। अब हमें ये देखना है कि 3.5 मिनट में बी 12 वर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो बी 1 मिनट में कितना कर रहा है, 3। तो यहाँ पे सिंपली 1 मिनट में 3 कर रहा है तो 3 मिनट में 9 करेगा और 3.5 मिनट में 10.5 करेगा। तो यहाँ से मतलब कितना करना था बी को, 12। तो ये 12 तो नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली ए हमारा आंसर नहीं है। फिर हम जाते हैं बी पे। अब बी पे देखते हैं 4 मिनट्स के लिए। अब सिंपली हमें ये तो पता ही कि फिर से हमें क्या चीज़ पता है कि ए तो हमारा 36 काम कर ही रहा है। तो ए तो पूरा 36 काम कर ही रहा है। अभी हमें फिर से किसका 12 के लिए निकालना है, मतलब बी के लिए कि बी 12 काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा 4 मिनट में। तो बी का काम है 3, कि 1 मिनट में वो 3 काम कर रहा है और हमारे पास बचे कितने, 4 मिनट। तो 4 3 12, तो ऑब्वियसली 12 मिनट्स में बी जो मतलब 4 मिनट्स में बी अपना जो 12 का काम है वो कर ले रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सबसे मैंने आपको ईजिएस्ट वे बताने की कोशिश करी कि यहाँ पे ताकि आपको एक तरीके से समझ में भी आ जाए कि हम कैसे कर रहे हैं। और जो सबसे सिंपलेस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ज़्यादा यहाँ पे लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ सोचना है। सिंपली अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया कि किस तरीके से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर पाओगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं यहाँ पे अगले जो वीडियो आएंगे उसमें फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 year ago a father was 4 times as old as his son. After 6 years his age exceeds twice his son's age by 9 years. तो सिंपली अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो करंट एज, जो प्रेजेंट एज है, मतलब हमें करंट एज निकालनी है। तो हम सिंपली मान के चलते हैं कि जो हमारा सन है उसकी करंट एज है एस और फादर की जो करंट एज है वो है एफ। तो अब इन्होंने क्या बोला है, 1 year ago मतलब 1 साल पहले फादर्स एज वॉज 4 times एज ओल्ड एज ए सन। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 1 साल पहले मतलब एफ माइनस वन। अब सिंपली जो सन की एज है वो भी क्या है, एक मतलब 1 साल पहले एस माइनस वन हो जाएगी। अब जो फादर की एज है वो 1 साल पहले कितनी थी, 4 टाइम्स थी। तो सिंपली ये हो गया हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपली इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी हमारी, एफ माइनस वन इज इक्वल टू 4s माइनस 4। अब यहाँ पे देखते हैं 4s यहाँ पे माइनस एफ, और इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो गया 3। तो ये क्या बन गया, ये हो गया हमारे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली हमारी जो दूसरी कंडीशन है उससे हम दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। तो दूसरी इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, आफ्टर 6 ईयर्स मतलब 6 साल बाद, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ प्लस सिक्स। आफ्टर 6 ईयर्स the after 6 years his age exceeds twice his son's age by 9। अब क्या हो रहा है कि 6 साल बाद, अब यहाँ पे सिंपली सन की भी एज क्या हो गई 6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या बोलते हैं, 6 साल बाद जो फादर की एज है वो 2 टाइम्स प्लस 9, मतलब प्लस 9 हम पहले कर दे रहे हैं। यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे एज है वो 2 प्लस यहाँ पे 9, कि पहले यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, यहाँ पे जैसे मान लो जो सन की एज है उससे इंटू 2 प्लस 9 के बराबर है। मतलब इंटू 2 प्लस 9 के बराबर है। तो ये सन की एज है उससे हमने इंटू 2 करा और इसमें प्लस 9 कर दिया, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब सिंपली यहाँ भी हम क्या, जो यहाँ पे एस और एफ है उसकी इक्वेशन बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2s प्लस 12 प्लस 9, ये हो गया यहाँ पे एफ प्लस सिक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2s माइनस एफ। फिर अगर हम इक्वल टू ले जाएंगे 21, 21 यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -15। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम क्या डालते हैं, 4s के नीचे यहाँ पे रख देते हैं 4s माइनस एफ इज इक्वल टू -15। अब यहाँ पे प्लस मतलब माइनस कर देते हो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया यहाँ पे 2s, ये हो गया हमारा 0, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 18। मतलब 2s की वैल्यू कितनी है, 2s की वैल्यू यहाँ पे 18। तो s हो गया हमारा 9, मतलब सन की एज क्या है, सन की एज है यहाँ पे 9। अब किसी भी क्वेश्चन में आप डाल सकते हो, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। अगर हम यहाँ पे पहले में डालते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें सिंपली हमने s की जगह 9 डाला, तो 9 4 36, 36 माइनस 3 33 इज इक्वल टू एफ। तो फादर की एज क्या होगी, फादर की एज होगी यहाँ पे 33। सिंपली हमें हमने क्या करा, एस की जगह पे 9 कर दिया, 9 फोर जा 36 माइनस एफ इज इक्वल टू 3। अब हमने आपस में चेंज करा तो एफ इधर चला गया, 3 इधर, तो एफ की वैल्यू आ गई 33। अब हमें निकालना है क्या, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। अब हमें मतलब फादर इज टू सन, हमें फादर इज टू सन। तो आपको ये भी यहाँ पे नोटिस करना है कि किस रेशियो में निकालना है, क्योंकि बहुत बार होता है, मान लो आपको जैसे यहाँ पे अगर हम क्या आंसर देखते हैं, आंसर क्या आ रहा है 33:9, मतलब आपका हो गया 3 से डिवाइड हो रहा है 11:3। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन में दे रखा हो 3:11, आप और जल्दी जल्दी में आप ये निकाल मतलब ये आप टिक करके आ जाओगे, तो आपका एक मतलब जो पॉजिटिव यहाँ पे आंसर आना था, यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने थे, वो अब -6 माइनस मतलब 0.83 हो जाएंगे।
तो ये यहाँ पे आपको ये चीज़ मतलब ध्यान रखनी है कि किस रेशियो में आपसे पूछा है, पहले मतलब किसका रेशियो आएगा, बाद में किसका रेशियो आएगा। तो वो सब कुछ ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2880 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है यहाँ पे ए इंटू ए। जब इस तरीके के फॉर्म में हम यहाँ पे डिपिक कर पाएंगे तभी ये क्या होगा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से सिंपली हमें कुछ नहीं करना होता, बस इसके जो भी हमारे मल्टीपल्स हैं, वो मतलब मल्टीपल्स या फिर आप जो कह सकते हो प्राइम फैक्टर्स, वो हमें निकालने होते हैं। तो सिंपली प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब आपके दो तरीके, या तो आप ऐसे टू 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 करके यहाँ पे बहुत मतलब निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो निकाल, जैसे यहाँ पे निकालते हैं 1440, फिर टू से आ जाएगा 720, फिर टू के टेबल में यहाँ पे 360, फिर टू के टेबल में 180, फिर यहाँ पे टू आ गया 90, फिर टू आएगा ये 45, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे अब थ्री से करेंगे 15, फिर थ्री से करेंगे 5, और फिर यहाँ पे क्या आ गया 5। तो ये आ गया हमारा पूरा। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें यहाँ पे पेयर बनाने हैं, कि जैसे मान लो दो के मतलब कितने बन रहे, जैसे दो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे लिख दिया हमने दो, फिर दूसरी जगह लिखा, फिर यहाँ पे एक और आ गया, फिर यहाँ पे एक और आ गया, फिर दो दो, और फिर तीन तीन। अब यहाँ पे बच क्या रहा है, हमारा सिर्फ एक 5 अकेला बच रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, 5 से ही हम डिवाइड करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे 3 4 3 12 और 12 2 24, तो यहाँ पे 24 इंटू 24 इंटू 5, ये हमारे यहाँ पे टर्म है। तो 280 की वैल्यू ये है। तो सिंपली अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 24 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें किससे डिवाइड करना है, तो हमें डिवाइड करना है ऑप्शन नंबर सी 5 से। तो ये मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इस तरीके से कर सकते हो, वरना अगर आप थोड़ा मतलब सिंपली क्या कहते हैं जल्दी दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो 1288 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 144 इंटू टू लिख सकते हैं, और इंटू 10 लिख सकते हैं, फिर 72 इंटू टू इंटू टू इंटू 10। फिर अगर हम देखते हैं 72 को किस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जो आप मतलब जल्दी जल्दी मिनिमाइज कर पाओ, उतना यहाँ पे जल्दी मिनिमाइज कर लोगे, उतना यहाँ पे फायदा होगा, चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर आपका सही आएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थ्री डिजिट नंबर 4x3 इज एडेड टू 984। तो यहाँ पे वो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है 4x3 इज एडेड टू 984। अब जो वैल्यू बन जा रही है वो क्या बन जा रही है, वो बन रही है 13y4, 13y नहीं 13y7, 13y7। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देख सकते हो 4 + 3 7, वो तो 7 है ही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 + x, अब 8 + x की हमें वैल्यू नहीं पता, पर हम आगे देखते हैं, आगे दे रखा है 9 + 4, 9 + 4 3 और 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऊपर कोई भी कैरी नहीं जा रहा है। तो इससे हमें सिंपली क्या पता चल गया, यहाँ पे कोई भी कैरी जब नहीं जा रहा है तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, नहीं एक्चुअली यहाँ पे दो हो सकती है, या तो जीरो होगी या फिर वन होगी। अब सिंपली हमें दोनों से यहाँ पे मैच करना है। अब यहाँ पे अगर मान लो एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा हमारे यहाँ पे 8, और अगर एक्स की वैल्यू क्या बोलते हैं 1 हो गई तो वाई हो जाएगा हमारे यहाँ पे 9। तो सिर्फ ये दो ही पॉसिबल वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे कुछ कैरी जा रहा होता, अगर कैरी मान लो 1 हो जाता तो हमारे पास क्या ऑप्शन बन जाते, तो हमारे पास 8 मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं, पर अभी हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। तो एक्स और वाई की वैल्यू यही मतलब या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं, इफ 13y7 इज डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे 13y7 किससे 11 से डिविजिबल है। तो सिंपली 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो हमें क्या करना होता है, जो ऑल्टरनेटिव टर्म्स है वो हमें ऐड करने होते हैं। तो ये हो गया y+1 और ये 7+3 मतलब 10। तो अब हमें क्या क्या देखना होता है, इन दोनों का जो मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं रेशियो है वो कट जाना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ तो जैसे आया आपका 10:10, तो क्या होगा 1 आ गया आपका रेशियो, तो ये हो गया। वरना अगर ना हो तो इन दोनों का जो गैप है वो 11 ही हो, मतलब ये हो गया आपका 22, तो ये आ गया 12। ये इस तरीके से आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू चलती रहनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा, आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे y+1 = 10। तो सिंपली मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि यहाँ आपका 10 से मतलब कट जाए, तो यहाँ पे क्या होगा y की वैल्यू भी 9 होगी। तो y की वैल्यू अगर 9 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे सिंपली क्या पूछा है, x+y पूछा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी 1, नहीं y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास 9 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या बोलते हैं 1। तो 1 + 9 = यहाँ पे 10। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 10। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, जो यहाँ पे 11 का यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल है, मैंने पहले भी जो हमारी क्या कहते हैं स्पेशल वीडियो इसमें करवा रखा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। वरना यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जब मान लो जैसे हमारे यहाँ पे टर्म लेके चलता हूँ 1 3 5 6 9। अब जैसे ये टर्म है, अब हमें बताने की 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे करेंगे, सिंपली पहले हम इन तीनों को लेके चलेंगे। तो 9 + 5 14, 14 + 1 15, फिर हम इन दोनों को लेके चलेंगे। अभी क्या हो रहा है 6 + 3 9,
तो अब सिंपली यहाँ पे इन दोनों का गैप ना ही 11 है, ना ही इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, फिर कट रहा है कुछ भी। तो क्या हो रहा है, मतलब या तो इन लोग का गैप है, या तो वो जीरो होना चाहिए या फिर 11 के रेशियो में होना चाहिए, 11, 22, 33। और ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम मतलब इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड ऑल बॉयज आर डांसर्स। तो ये यहाँ पे क्या होती है, एनालॉगी का यहाँ पे है, आपको डायग्राम बना के करना होता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले क्या बोला, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो सिंपली हमारा एक सर्कल हो गया, ये है सारे स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन्होंने बोला सारे स्टूडेंट्स बॉयज हैं, मतलब ऑब्वियसली जितना मतलब पूरे स्टूडेंट का एरिया बॉयज के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे आगे बॉयज। फिर उन्होंने बोला ऑल बॉयज आर डांसर, मतलब जितने भी यहाँ पे बॉयज थे। अब बॉयज तो थे, मतलब हमें सिंपली क्या करना है, पूरे बॉयज को अंदर लेना है। अब यहाँ पे बॉयज हो गए, और बॉयज के अंदर हमें स्टूडेंट्स भी हैं, उससे हमें वही मतलब नहीं, हमें सिर्फ भी पूरे बॉयज को लेना है। तो यहाँ पे आ गया हमारा डी। अब इन्होंने क्या बोला है, अब यहाँ पे दे रखा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सब बॉयज हैं, उसका जितने भी यहाँ पे सारे बॉयज हैं वो सब डांसर्स हैं। तो इससे हम एग्जैक्टली क्या चीज़ निकाल पा रहे हैं, हमें ये बतानी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो पहला है ऑल डांसर्स आर बॉयज। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे डांसर बॉयज हैं, नहीं, जो यहाँ पे ये वाले डांसर हैं ये बॉयज नहीं है। तो आप समझ सकते हो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। फिर अगला हमारे यहाँ पे ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखना ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो ये भी मतलब बिल्कुल ही क्या कहते हैं इनकरेक्ट है, कि यहाँ पे जो ये वाले बॉयज हैं ये स्टूडेंट्स नहीं है। फिर आते हैं अगले में ऑल डांसर आर स्टूडेंट्स। तो ये भी ऑब्वियसली रॉन्ग है। आप देख सकते हो ये डांसर ये सारे ही हैं, तो ये जितना भी यहाँ पे एरिया आ रहा है ये सब, ये भी यहाँ पे क्या आती है, ये सारे स्टूडेंट नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब बचा क्या हमारा, एक ही ऑप्शन बचा और वो सही भी है। तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो क्या हो रहा है, ऑल स्टूडेंट्स आर डांसर। अब वो कह रहा है ये हमारे सारे स्टूडेंट्स, अब ये हैं हमारे सारे डांसर, जो डांसर के अंदर ही आ रहे हैं हमारे क्या सारे स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट है, कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डांसर है। तो इस तरीके यहाँ पे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं यहाँ पे। तो ये मतलब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, तो आप बहुत ईजिली कर पाओगे। अगर जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि मान लो आपके हैं डॉक्टर्स, फिर हो गए यहाँ पे इंजीनियर्स, और फिर आपके हो गए वुमेन। तो ये इन तीनों का आपको जो इस तरीके हमारी एनालॉगी डायग्राम होता है, ये किस तरीके से बनेगा। तो ये आपको सिंपली देख सकते हो कि जो डॉक्टर्स यहाँ पे पहले पहले लेते हैं वुमेन, तो वुमेन हो गई ये। अब डॉक्टर्स क्या है, डॉक्टर्स यहाँ पे मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, तो कुछ यहाँ पे हो गए फीमेल। फिर इंजीनियर्स क्या है, कुछ इंजीनियर्स यहाँ पे मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। पर अब एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि क्या इंजीनियर डॉक्टर हो सकते हैं और डॉक्टर इंजीनियर हो सकते हैं। ये ऑलमोस्ट मतलब अगर ये हम क्या एक तरीके से यहाँ पे क्या है, हम ये डॉक्टर लेके चल रहे हैं एक तरीके से प्रोफेशनल के टर्म में, मतलब जो यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं जो इलाज करते हैं वो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इंजीनियर्स वो डॉक्टर नहीं हो सकते, तो हम अलग से यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हो गया वुमेन, ये हो गया डॉक्टर, ये हो गया इंजीनियर्स। पर अगर मान लो हम ये डॉक्टरेट एज ए डिग्री लेते, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो गया वुमेन, ये हो गए हमारे इंजीनियर्स। अब इन्हीं के कहीं बीच में आ जाते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे डॉक्टर्स। तो इस तरीके से हम डिपिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप बनाना सीख जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए, मतलब इस तरीके से जो एनालॉगी वाले क्वेश्चन आते हैं वो। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 25% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे ये हमारे सेट सेट थ्योरी के क्वेश्चन है। तो इसमें हमेशा आपको वेन डायग्राम बनाना होता है, और मतलब आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब यहाँ पे पहले बोले 25% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये हो गया हमारा मैथ्स, और दूसरा है हमारे यहाँ पे इंग्लिश। अब 25 स्टूडेंट्स है वो पूरे मैथ्स में फेल हो, मतलब ये पूरा सर्कल कितना है, ये 25%। फिर उसके बाद है इंग्लिश में कितने फेल हुए, इंग्लिश में फेल हुए यहाँ पे 12%, मतलब ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है यहाँ पे 12%। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है इफ 10% ऑफ दिस कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, मतलब ये है 10%। अब ये 10% है जो दोनों में फेल हुए, तो यहाँ पे अब ये पूरा था 12, तो ये 10 हो गए, तो बचे कितने, बचे सिर्फ 2, मतलब सिर्फ 2% ऐसे बच्चे जो सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश में फेल हुए हैं। और सिंपली यहाँ पे सिर्फ 15% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स में फेल हुए हैं। तो अब देखते हैं जो हमारा ये टोटल एरिया कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 27, ये हो गया यहाँ पे 27%। तो अब यहाँ पे जो दोनों में पास हुए वो कितने, वो हो जाएंगे 100 माइनस 27, मतलब कितने हो गए 73%। तो 73% हमारे ये वाला पूरा एरिया हो गया जो दोनों में पास हुए हैं। तो अब यहाँ पे दे रखा है जो दोनों में पास हुए वो कितने, वो है 292। तो जो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, हमें सिंपली टोटल निकालना है। तो यहाँ पे हम सिंपली निकाल लेते हैं कि मान लो जो दोनों में पास हुए हैं वो है 73%, 73% ऑफ एक्स कितना है, वो है यहाँ पे 292। तो यहाँ पे देखो 73 के टेबल में ये 4 से कट रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई यहाँ पे 400। कि यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल 400 यहाँ पे स्टूडेंट्स थे।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम देखते हैं क्या करना है इसमें। 5% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम। तो यहाँ पे क्या है, 5/100 ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है बी। अब बी की इनकम कितनी है, 15% ऑफ बी इनकम, मतलब 15/100 ऑफ बी। तो सिंपली 100 से ये कट गया, और ये जब दोनों वैल्यू कटेगी कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3b। फिर सिमिलरली आगे दे रखा है यहाँ पे 10% ऑफ बीज इनकम इज इक्वल टू 20% ऑफ सीज इनकम, मतलब 10/100 ऑफ बी इज इक्वल टू 20/100 ऑफ सी। तो अब यहाँ पे क्या रेशियो बन रहा है, यहाँ पे सिंपली बी इज इक्वल टू 2c। तो ये हमारे दो यहाँ पे इक्वेशंस बन गई। अब यहाँ पे दे रखा है इफ द इनकम ऑफ सी इज 2000। तो यहाँ पे दे रखा है सी की इनकम है 2000। तो यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ कि सी की इनकम है यहाँ पे 2000। तो सिंपली यहाँ से बी की इनकम क्या हो जाएगी, बी की इनकम हो जाएगी 2000 इंटू 2 मतलब 4000। और फिर इस इक्वेशन से अगर बी की इनकम है 4000, तो ए की इनकम क्या हो जाएगी 4 3 12 मतलब 12000। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ पे टोटल जो तीनों की इनकम है वो हमें सिंपली सम कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम सम कर देंगे आ जाएगा हमारा 18,000। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 18,000। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और किसी मतलब जो सी ए पी एफ का एग्जाम आता है उसमें बहुत ही इजीली आपको मतलब 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर पाओगे। सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं इसमें, थोड़ा यहाँ पे मतलब 2 से 3, क्योंकि आजकल यहाँ पे 15 क्वेश्चन ही आ रहे हैं ऑलमोस्ट पिछले 3 4 साल से। तो हम 15 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलते हैं अगर, तो सिर्फ 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें यहाँ पे थोड़ा मतलब टिपिकल डिफिकल्ट डेटा दिया होता है। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। फिर यहाँ पे हमारा आंसर क्या था 18,000। तो इस तरीके से आपको सिंपली मैच करके चलते रहना है, और कैलकुलेशन यहाँ पे जितने आप अपने हिसाब से इजी कर सकते हो उतना इजी कर लेना। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स इज यूनिटी देन देयर सम इज। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको लेट लेके चलना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, n पॉजिटिव नंबर्स मतलब n कितने यहाँ पे टर्म्स, ये हमारे टर्म्स दे रखे कि कितने टर्म्स है। अब n मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, कि मान लो 1 2 3 कितने भी ले सकते हैं हम। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो इन सब का मल्टीप्लीकेशन है मतलब वो कितना है, मतलब प्रोडक्ट वो है यहाँ पे 1। यूनिटी मतलब यूनिटी क्या होता है 1। तो अब मतलब किसी भी 3 टर्म्स के यहाँ पे क्या, तो जो हमारा प्रोडक्ट है 1 कैसे हो सकता है, सिंपली क्या हो जाएगा, ये 1/3 लेके चल लो 1 और 3। अब इन तीनों का प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या आएगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पे अनलिमिटेड यहाँ पे क्या हो सकते हैं, हमारे ऑप्शन बन सकते हैं। तो हम जो हमने अभी यहाँ पे ट्राई करा इसी से हम लेके चलते हैं जितने भी हमारे यहाँ पे इक्वेशन है। तो पहला क्या है, पहला है क्या दे रखा है यहाँ पे, देयर सम इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इन तीनों का जो सम होगा पॉजिटिव इंटीजर है। पर यहाँ पे अब देखते हैं वो कह रहा है कि यहाँ पे हो रहा है 1+3। अगर हम यहाँ पे इन तीनों को ऐड करते हैं, ये हो गया 3 + 9 प्लस यहाँ पे 1/3। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे 13/3। तो आप देख सकते हो क्या ये इंटीजर आ रहा है, नहीं ये इंटीजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्या आता है, ये क्या है फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होते। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है मतलब ऑप्शन है ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। फिर देखते हैं इज डिविजिबल बाय n। अब मतलब 13/9, एन से एन कितने, एन हमारे अभी 3 टर्म्स लेके हम चल रहे हैं। तो क्या ये 13/9 या मीन 13/3 क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली डिविजिबल नहीं है ये। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी गलत है। फिर अगला हमारा ये n+1/n के बराबर है। अगर हम देखें n क्या है, n है हमारा 3। तो 3 + 1/3 ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे 10/3। तो ये 10/3 के बराबर है, तो ये भी नहीं है। तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे n इज मतलब जो भी यहाँ पे समीशन है ये n से कभी कम नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे देख सकते हो n 3 है और समीशन आ रहा है आपका 13/9। अब इसी तरीके से अगर आप कुछ भी और लेके चलो 1/4 1/3 फिर 3 और 4, अगर ये भी आप लेके चलोगे तो भी जो हमारे सारे स्टेटमेंट्स है ये इन इन तीनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिर्फ जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, जो फोर्थ ऑप्शन है नेवर लेस देन n, उसी को सेटिस्फाई करेगा और वही हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन है आपको लेट लेके करना होता है, और जो आपने आप अपने हिसाब से जो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू जो आपको समझ में आ रही है वो है यहाँ पे लेट कर देना। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, सबसे इजी एग्जांपल होता है। और ये अगर आपका ए आर मतलब अरिथमेटिक वाले जो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं उसमें मतलब जैसे आपका हो गया एपी या फिर जीपी, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी यूजफुल सीरीज होती है। तो आपको यहाँ पे ये लेके चलनी है अगर यहाँ पे कभी का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन विच वॉज कंटेस्टेड बाय 2 कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई 4,000 वोट्स वर पोल्ड। तो सिंपली यहाँ पे 2 कंटेस्टेंट थे एक्स और वाई, टोटल वोट्स थे हमारे यहाँ पे 4,000। सपोज दैट एवरी वोट वॉज पोल्ड इन फेवर ऑफ आइदर ऑफ द 2 कैंडिडेट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ वोट्स को नलीफाई कर देते हैं, कि मान लो जो 1,000 वोट थे वो इलीगल थे, या फिर मान लो लोगों ने वोट ही नहीं दिया उस तरीके से।
पर यहाँ पे क्या बोला, चारों के चारों हज़ार जो वोट थे वो यहाँ पे मतलब एक तरीके से लीगल है और सही है। फिर इन्होंने क्या बोला, कैंडिडेट वाई गॉट 40% ऑफ दी वोट। तो कैंडिडेट वाई को कितने मिले, ये मिले 40%। तो एक्स को ऑब्वियसली कितने मिले, 60%। अब यहाँ पे क्या बोले, व्हाट वाज दी मार्जिन ऑफ डिफीट। अब मार्जिन ऑफ डिफीट कितना होगा, इन दोनों का जो परसेंटेज में डिफरेंस है, परसेंटेज में डिफरेंस 20%। तो 20% ऑफ 4000 कितना है, वो हो गया हमारे यहाँ पे 800। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर आप इस तरीके से चाहो इस तरीके से कर सकते हो, वरना सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या बोलते हैं 4000 मतलब 40% कितना हो गया, वो हो गया 1600। फिर बचा कितना यहाँ पे 2400। अब इन दोनों को सिंपली आप डिफरेंस निकाल सकते हो 800, तब भी आपका वही आंसर आएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड टर्म्स इज एम। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 7 मतलब जो ऑड हमारे टर्म्स हैं उनका जो एवरेज है वो है एम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे करना हो, तो सिंपली वापस से आपको वैल्यूज लेट करनी है कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11। 7 है यहाँ पे 13। तो हमने ये लेट लेके चला। अब क्या बोला है कि इनका जो एवरेज है वो है एम। अब यहाँ पे एवरेज क्या होगा, सिंपली जो मिडिल टर्म है वहाँ पे एवरेज हो जाएगा, एवरेज है 7। अब इन्होंने क्या बोला, इफ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर आल्सो इंक्लूड। अब नेक्स्ट 3 ऑड नंबर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 13 के बाद 15, 17 और 19। तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, अब आप देखोगे यहाँ पे 10 टर्म्स है, तो 10 टर्म्स में एवरेज क्या होता है, जो दो टर्म होता है उनका यहाँ पे मतलब जो हमारा फिफ्थ टर्म है प्लस सिक्स टर्म डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे एवरेज हो जाएगा। तो हमारा 9 और 11 इसका क्या हो गया, 20, 20/2 10। तो पहले था 7, अब हो गया 10। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया सिंपली 3 का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 3 का। तो सिंपली इस तरीके क्वेश्चन में वापस से आपको जो ईजिएस्ट वैल्यू आप समझ सकते हो वो आपको लेट लेके चलनी होती है, और बहुत ही ईजी आपका इजीली आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये मतलब टेबुलर फॉर्म में डेटा दे रखा है, तो ये क्या बोलते हैं डी आई का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले निकालना है हमें व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रिकल सेक्टर फ्रॉम 2005 टू 2009 एंड 10। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सेक्टर है हमारा ये। अब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, कब 2005-6 में कितना आता था यहाँ पे 500, और 2009-10 में कितना है, 9-10 में हमारा 800। तो अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना है, सिंपली पहले इन दोनों को हमने डिफरेंस किया। डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस आया हमारा 300 का। अब हमें परसेंटेज चेंज करना है, पहले वाले से देखना है, पहले कितना था, पहले था 500। यहाँ पे परसेंटेज चेंज मतलब पहले वाले से कंपेयर कर रहे हैं, हमें तो पहले वाले से कंपेयर कर रहे हैं, तो सिंपली अपॉन 500 इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटू 100। तो ये कट और सिंपली हमारा 60 यहाँ पे परसेंट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपली हम यहाँ पे जब भी जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हो, जैसे हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं पहली वाली वैल्यू से, तो वो अपॉन में आएगा। अगर हम ये पूछते कि मान लो आज हो गया 800 और पहले था 500, तो आज से कितना कम था, तो हम क्या करते, तो हम यहाँ पे 300/800 करते उस मतलब उस वाले यहाँ पे सिनेरियो में। तो और फिर इंटू 100 करके सिंपली जो मतलब परसेंटेज यहाँ पे पहले डिक्रीज था वो यहाँ पे निकल आता। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये पूरे 2-3 क्वेश्चन आए मतलब हमारे ख्याल से टेबल से। तो यहाँ पे दे रखा है ड्यूरिंग दिस गिवन ईयर्स व्हाट इज द एवरेज इन्वेस्टमेंट पर ईयर फॉर द सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर हमारा ये है। अब यहाँ पे 5 साल में कुछ अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए हैं, तो इन सबका हमें एवरेज निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो वो कितना है, 420, 480, फिर 500, 600 और 750। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले आप कोई मतलब बेस वैल्यू लेके चल लो कि हमने बेस वैल्यू ली 400। अब यहाँ पे बचा 20, 80, 100, 200 और 350। अब अगर हम इन सबको ऐड करें तो 100, 200, 400 और 750। अब 750 को कितने टर्म है हमारे यहाँ पे, 5 टर्म, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 150। अब 150 को सिंपली जो बेस टर्म है हमारा 400 उससे ऐड कर देंगे, 400 प्लस 150 तो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 550। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो सिंपली इस मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमें क्या करना है, पहले बेस टर्म यहाँ पे ले लेना है, ताकि जो हमारी मेजर वैल्यूज है वो यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी हो जाए और बहुत ईजिली हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो कर पाए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट इज मैक्सिमम। तो सिंपली टोटल इन्वेस्टमेंट कौन से साल मैक्सिमम, मतलब ये हमें ऐसे में नहीं ऐसे में देखना है कि जैसे 2005-6 में कितना है, 6-7 में, फिर 7-8, 8-9, 9-10। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है ये आप सिंपली बहुत इजीली मतलब एडिशन करके निकाल सकते हो, और इसका आंसर आप कमेंट डाउन कर देना ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे कैलकुलेशन करना, और आप मतलब किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी कम है, तो वो आपके ऊपर है। यहाँ पे जितनी जल्दी कैलकुलेशन हो सके उतनी जल्दी आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आप कमेंट डाउन कर देना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस से रिलेटेड। तो यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे ये मतलब डाइस दे रखे हैं यहाँ पे दो फेस से। तो सिंपली अगर देखोगे
तो जो 3 है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रोटेट हो जा रहा है, 3 इस तरफ रोटेट हो जा रहा है, तो जो 5 मतलब 4 के ऑपोजिट होगा, 4 के ऑपोजिट क्या होगा, 4 के ऑपोजिट होगा हमारा 2। अब हमारे पास क्या बचा, आप देख सकते हो 3 के मतलब आसपास कौन कौन से 2 है, यहाँ पे 6 है और 4 है। अब बचे क्या 1 और 5 बचा। अब हमारे पास ऑब्वियसली कोई डेटा नहीं कि जो हमारे मतलब जैसे क्वेश्चन में अगर देखते हैं, इफ द डाइस इज रेस्टिंग ऑन द साइड विथ 3 डॉट्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द साइड ऑफ द टॉप। तो सिंपली हमें ये बताना है जब 3 नीचे है तो 3 के ऊपर कौन सा होगा, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट साइड में कौन सा होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 1 होगा या 5 होगा, और हमारे पास ऐसा कोई भी डेटा नहीं है कि हम इससे मतलब यहाँ पे निकाल पाए। तो इस तरीके क्वेश्चन में मेनली आपसे आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये गिवन होगा कि कोई भी एक यहाँ पे जैसे हमारा टर्म उठा ले कि यहाँ पे 3 है 3 है। अब इसके यहाँ पे जो भी यहाँ पे नेबर्स हैं, आप वो इजीली पता लगा पाओगे, जैसे 2 और 6 है यहाँ पे और 4 है, तो 2 4 6 तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट होंगे नहीं, तो अब जो ऑप्शन बचा उन्हीं में से कोई ना कोई होगा। फिर कभी कभार ऐसा गिवन होगा कि मान लो अगर 5 है तो यहाँ पे गिवन होगा कि यहाँ पे 6 का ऑपोजिट 5 है। अगर मान लो आपको ये गिवन होगा तो सिंपली हमारा 1 आंसर हो जाएगा इस सिनेरियो में। पर यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, और तो सिंपली अगर हम 3 के ऑपोजिट में देखें तो 3 के ऑपोजिट में हमारा कौन सा टर्म आएगा, 3 के ऑपोजिट में आएगा 1 और 5। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स व्हिच आर नॉट स्क्वायर्स इन द अबव फिगर, ABCD इज अ स्क्वायर एंड EFGH आर मिड पॉइंट्स। तो सिंपली यहाँ पे दे रखा है कि ABCD पूरा स्क्वायर है और EFGH मतलब ये भी मिड पॉइंट्स, मतलब ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, ये भी एक स्क्वायर बन रहा है। तो अब यहाँ पे सिंपली हमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से जो हमारा डायग्राम है वो एकदम सिमिलर है। तो अगर हम एक तरफ से भी निकालेंगे तो हमारा जो क्या बोलते हैं ओवरऑल आंसर है वो सेम आएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला तो हमारा ये वाला हो गया एक, तो सिंपली यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इस तरीके से जैसे एक ये हो गया, फिर एक ये वाला हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ से पहले कितने हो गए हमारे, हो गए सबसे पहले 4। फिर अब यहाँ पे अगला अगला देखते हैं। अगले में क्या, अब यहाँ पे देख सकते हो एक ये, 2 3 4 5 6 7 8। तो अगले में हो गए हमारे 8। फिर अब हम देखें कि अब जैसे देखते हैं 12, 12 से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मतलब क्लोजेस्ट नहीं है, तो मतलब ऑब्वियसली से ज़्यादा तो है ही। अब हम ज़्यादा देखते हैं कैसे निकलेंगे। तो ये मैं वापस यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ ताकि इजीली यहाँ पे समझ पाए। तो अब 12 देखते हैं, अब हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ पे ये वाला जो एक क्या बोलते हैं ट्राइंगल है ये बच गया बस। इस तरफ यहाँ से एक बन गया, फिर यहाँ से एक बन गया, फिर यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पे सिंपली 4 और बन गए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 16। अब यहाँ पे और देखते हैं, और किसी भी तरीके से यहाँ पे हम ट्राइंगल नहीं निकाल सकते। यहाँ पे ये हमारा हो चुका है, ये और कोई भी नहीं निकाल सकते, तो सिंपली जो 16 है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम चलते हैं अपने इस पेपर के जो क्या आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर यहाँ पे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्या इज द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। तो सिंपली हमारा जो सबसे लास्ट टर्म कौन सा होगा यहाँ पे इस पूरे मल्टीपल में वो निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहले देखो यहाँ पे 4 दे रखा है। अब हमें पता है कि 4 की साइकिल कैसे चलती है, 4 का अगर पावर 1 होगी तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 होगी तो 16 मतलब 6 आएगा, 4 की पावर 3 होगी तो फिर से 4 आएगा, 4 की पावर 4 होगी तो फिर 6 आएगा। तो इस तरीके से क्या चल रहा है, हर दो में यहाँ पे पावर बदलती जा रही है। तो यहाँ पे मतलब क्या, अगर यहाँ पे देखते हैं अगर पावर ऑड है तो 4 आएगा, अगर इवन है तो 6 आएगा। तो यहाँ पे पावर ऑड है तो ऑब्वियसली क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 4। अब क्या है, अब है हमारा 5। अगर 5 का आपको पता होगी 5 की पावर कुछ भी रखो, चाहे 1 रखो तो भी 5 आएगा, 5 की पावर 2 रखो तो भी 5 आएगा। इसी तरीके से 5 के साथ अगर आप 6 की पावर 1 रखो तो भी 6 आएगा, 2 रखो तो भी 6 आएगा, हमेशा 6 ही आता रहेगा 6 के साथ भी। सिमिलर केस है हमारा 1 के साथ, 1 की पावर चाहे 1 रखो तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 5 10 कुछ भी रखो तो भी हमेशा लास्ट में 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 5 के साथ क्या आएगा 5। तो अब देखोगे आपस में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, 5 4 जा 20, तो ऑब्वियसली पीछे जीरो ही आना है। अब अगर आप चाहे कितने से भी मल्टीप्लाई करा दो तो हमेशा पीछे जीरो ही रहेगा आपका यूनिट टर्म, जब तक आपको कुछ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा तभी यहाँ पे कोई टर्म बदलेगा, वरना हमेशा यहाँ पे जीरो ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 2017 में यहाँ पे पूरे 20 क्वेश्चन थे, वो हमने 20 के 20 कवर कर लिए, और मैंने जितना अच्छे से हो सके मैं समझाने की कोशिश करी है किस तरीके से आपको करना है, और जो सिंपलेस्ट वे है वो यहाँ पे समझाया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर यहाँ पे हो सके तो जो अगले वीडियो अगर उसमें आपका डाउट मतलब समझाना हो तो वहाँ पे फिर से आपको क्लियरली समझा दूंगा। और बाकी अगर जो पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे तो 2018 से लेके 2023 तक के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, फिर जो अलग अलग नए नए फॉर्मूले आजकल यूपीएससी पूछे जा रहे हैं उससे भी वहाँ पे मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं।
तो मोस्ट प्रोबेबली उनसे भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी आप जाके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आजकल 15 जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको 30 मार्क्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके मेरिट में लाने के लिए, या फिर आपके मतलब एक तरीके से मेरिट के टॉप में आने के लिए। तो आई होप सो आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो क्या बोलते हैं, ये जो पीडीएफ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, और उसका जो लिंक है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारी बाकी सीरीज़ चल रही है यहाँ पे पीवाईक्यूज़ की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी आपसे मतलब बहुत तरीके के जो सिमिलर क्वेश्चन है रिपीट करता रहता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो आपके ऑप्शन से उठा के बना देता है, तो हमने बहुत अच्छे से ऑप्शन भी यहाँ पे डिस्कस करे हैं, तो आप वो जाके देख लेना। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।